गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक चीज पर पड़ती है। अरे भाई, ये क्या चीज है सामने, जरा पास जाके देखता हूँ। और राजू, अरे वाह वाह, मजा आ गया, ये तो मोबाइल है, वो भी नए मॉडल का। मजा आ गया, ऐसा मोबाइल तो किसी के पास भी नहीं होगा। सारे दोस्तों पे टशन मारूंगा अब तो। ऐसा कह के राजू खुश होता हुआ घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर, अरे माँ, कहाँ हो तुम? देखो मुझे सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला। अरे क्या खजाना मिल गया। हाँ। अरे माँ, जब देखो गुस्सा करती रहती हो, देखो तो। राजू मोबाइल अपनी माँ को दिखाता है। हाँ? अरे राजू, तुझे ये कहाँ मिला? ये तो काफी महंगा है, कहीं चोरी तो नहीं किया? अरे माँ, अब यही कसर रह गई थी, अब मुझे चोर भी बना दो। अरे चोरी का नहीं है, मुझे सड़क पर पड़ा मिला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे सड़क से पड़ी हुई चीजें उठाने को मना किया था ना, फिर क्यों उठाया? चल फेंक दे इसे। ऐसा कह के आशा वो मोबाइल घर के बाहर फेंक देती है। इतना अच्छा और नया मोबाइल फेंक दिया, माँ को बिल्कुल अकल नहीं है। एक काम करता हूँ, मोबाइल उठा लाता हूँ और छुपा देता हूँ, माँ को क्या पता चलेगा इतने बड़े घर में। ऐसा कह के राजू वो मोबाइल उठा लेता है और अपने कमरे में छुपा के रख देता है और बाहर चला जाता है। शाम को राजू फिर घर वापस आता है। अरे नालायक, आ गया। जब देखो डांटती रहती हो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा कह के राजू अपने कमरे में चला जाता है। यार, अपनी तो जिंदगी झंड है, ये पढ़ाई किसने बनाई? मिले तो गला दबा दूं। जब देखो पढ़ो पढ़ो। तभी उसे मोबाइल का ख्याल आता है। अरे यार, मोबाइल मिला था सुबह, इसी को खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। राजू मोबाइल निकालता है और उसे चलाता है। क्या मोबाइल है, मजा आ गया। और माँ कहती है इसे फेंक दो। राजू मोबाइल देखकर अपने पास ही टेबल पर रखकर सो जाता है। रात में राजू की आँख खुलती तो डर के मारे उसकी जान निकल जाती है। उसके सामने एक भूत बैठा होता है। अरे कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम ही तो लाए हो मुझे उठाकर इस मोबाइल के साथ। मोबाइल के साथ? हाँ, इस मोबाइल के साथ। मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ। मेरी मौत एक हादसे में हो गई थी, वहीं पर जहाँ से तुम इसे उठा कर लाए हो। अरे भूत भैया, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अभी ये मोबाइल फेंक देता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा और वो सब करूंगा जो मैं जिंदा रहते नहीं कर पाया। ऐसा कहकर भूत राजू के अंदर समा जाता है और राजू बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह राजू को होश आता है। राजू की माँ उसे उठाने आती है। राजू, अरे राजू उठ जा, जब देखो सोता रहता है, न खाने का होश है न ही पीने का। चल उठ, रोटियां तोड़ ले। राजू गुस्से में उठता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ को रोटी देने के लिए बोलता है। माँ, भूख लगी है, रोटी ला दो। उस दिन राजू कुछ ज्यादा ही रोटियां खा जाता है। राजू की माँ के हाथ दुखने लगते हैं रोटियां बनाते बनाते। अरे क्या पूरे घर का खाना अकेले ही खा जाएगा? मेरे हाथ दर्द होने लगे हैं, अब मैं जा रही हूँ काम से। ऐसा कह के राजू की माँ घर से बाहर निकल जाती है। उसी समय राजू का दोस्त शामू उसे खेलने के लिए बुलाने आता है। अरे राजू, चल खेलने चले क्या नदी के पास? वहाँ पर लड़कियों की कबड्डी का मैच है, वो भी देख लेंगे। चलता हूँ। भाई चलना है तो चल ले, ये आवाज भारी करके डरा क्यों रहा है? फिर दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में राजू को फिर भूख लग जाती है। तभी राजू आगे चल रहे शामू को देखता है और सोचता है, क्या करूं? मुझे तो फिर भूख लग गई, क्या करूं? कुछ खाने को नहीं है यहाँ पर, क्यों ना इसी को मार के खा लूं। राजू ऐसा सोच ही रहा होता है कि शामू रुक जाता है और राजू की तरफ देख के पूछता है, अरे राजू भाई, आज क्या चक्कर है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो घर चलते हैं। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लगी है और मेरे सामने तू खड़ा है, आज तुझे ही खाऊंगा। ऐसा कहकर राजू अपना रूप बदल देता है और देखते ही देखते पूरा शैतान बन जाता है और शामू को पकड़ लेता है। अरे अरे, मर गया रे, ये क्या हुआ? ये तो भूत है, बचाओ बचाओ। लेकिन राजू शामू को नहीं छोड़ता और उसकी गर्दन उखाड़कर उसका खून पीने लगता है। ये इंसानों का खून बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया।
और राजू उसका खून पी के वापस घर जाके सो जाता है। रात में राजू की माँ घर वापस आती है और राजू को सोता हुआ देखकर दोबारा से गुस्सा होने लगती हैं। अरे नास मिटे, अब तो उठ जा, जब देखो सोता रहता है, सुबह भी सोना, रात में भी सोना, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। राजू आशा की आवाज सुन के गुस्से से उठता है। उसकी हालत देख के आशा के होश उड़ जाते हैं। ए बुढ़िया, कितना चिल्लाती है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? मेरे तो कान में से खून निकल गया। तेरा बेटा पता नहीं कैसे झेलता है तुझे। अभी तो मुझे तेरे इस बेटे के शरीर की जरूरत है, नहीं तो मैं कब का तेरा गला दबा देता। कौन हो तुम राजू तो नहीं हो? ठीक पहचाना बुढ़िया, मैं राजू नहीं हूँ। मैं तो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। तेरे बेटे राजू ने लालच किया और मेरा मोबाइल उठा लाया और मेरी आत्मा तेरे राजू के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। अब तो मैं वो करूँगा जो मैं जीते जी नहीं कर पाया। और हाँ, अगर तूने ये सारी बातें किसी और को बताई तो मैं तेरे इस राजू की गर्दन तोड़ दूंगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। ठीक है बुढ़िया, मैं राजू को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजू घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते से जा रहे एक राहगीर को पकड़ लेता है। रे दूर के मुसाफिर, हमें भी साथ ले ले। ऐसा कह के राजू उस राहगीर को मार डालता है और उसका खून पीने लगता है। राजू को खून पीने की बहुत लत लग जाती है और वो अक्सर जा रहे लोगों को मारने लगता है। एक दिन आशा राजू के खून से सने कपड़े देख लेती है। ये तुम्हारे कपड़ों में खून कैसे लगा हुआ है? तुम क्या करते हो रोज रात को बाहर जाके? खून ये तो उन लोगों का है जिन्हें मैंने मारा है। मुझे नहीं पता था इंसानी खून इतना गर्म और मीठा होता है। मजा आ गया सच में। बुढ़िया, तू भी पिया कर। आशा उसकी ये बातें सुन के बहुत डर जाती है और सोचती है, अरे ये तो लोगों को मारे जा रहा है, मैं क्या करूं? कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि ये सब एक भूत कर रहा है। मुझे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। अगले दिन जब राजू घर में सो रहा होता है तो आशा घर से बाहर निकलती है और मंदिर के तांत्रिक को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। आशा बहन, तुम एक काम करो, राजू और उस मोबाइल को किसी बहाने यहाँ ले आओ, फिर मैं कुछ करता हूँ। ठीक है महाराज। उसी रात आशा राजू से, सुना है आज रात गांव में फिरंगी आ रहे हैं, सुना है काफी गर्म खून होता है उनका। बुढ़िया, कहाँ आ रहे हैं फिरंगी? मुझे भी साथ लेके चल, मैं भी देखूंगा और उनका गर्म खून पीऊंगा। हाँ, तो चलो, मैंने कब मना किया है। इस तरह आशा राजू बने शैतान को लेके तांत्रिक के घर की तरफ जाने लगती है। दोनों तांत्रिक के घर पहुंचते हैं। बुढ़िया, कहाँ है फिरंगी? ये कहाँ लेके आई है मुझे? तभी तांत्रिक वहाँ आ जाता है। मैं ही हूँ जनाब आपका फिरंगी। अब आप कृपया इस राजू का शरीर छोड़ दें। नहीं तो हम आपकी ऐसी हालत करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि खून पिए कहाँ से और निकले कहाँ से। बुढ़िया, मेरे से धोखा, मैं तेरी और इस तेरे तांत्रिक दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगा। ऐसा कह के राजू आशा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तांत्रिक बीच में आ जाता है और अपने त्रिशूल से राजू के ऊपर वार करता है, जिससे राजू गिर जाता है। उधर आशा वो मोबाइल निकालकर तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक उस मोबाइल को अपने मंत्रों की शक्ति से जला देता है। मोबाइल के जलते ही राजू का शरीर भी जलने लगता है। अरे दोस्त तांत्रिक, क्या किया? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। और थोड़ी देर में राजू पूरी तरह ठीक हो जाता है। चिंकी बचपन से ही अपनी नानी के बहुत ज्यादा करीब थी। वो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ वक्त बिताया करती थी। माँ, इसे हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। चिंकी, नानी माँ को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नानी माँ के पास अच्छे से रहूंगी। अरे तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। हम दोनों मिलकर पूरा दिन खेलते हैं और मजे करते हैं। हाँ माँ, नानी माँ के पास तो कितनी सारी गुड़िया भी है। वो इसलिए चिंकी क्योंकि नानी माँ पहले गुड़िया बनाकर बेचा करती थी, इसलिए उनके पास कई सारी गुड़िया हैं। हाँ चिंकी, मैं तुम्हें अपनी सारी गुड़िया दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी माँ। ठीक है माँ, तो अब हम चलते हैं, फिर हम कुछ दिनों बाद इसे ले जाएंगे। रेवती अपनी बेटी चिंकी को अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। चिंकी भी हमेशा की तरह अपनी नानी माँ के साथ रहने के लिए काफी खुश थी। नानी माँ, इस कमरे में तो कितनी सारी गुड़ियाएं हैं, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ?
हाँ हाँ, खेल सकती हो, क्यों नहीं। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह, ये सब बहुत सुंदर है नानी माँ। नानी माँ, वो वाली गुड़िया जो उस ऊपर वाली कांच के संदूक में पड़ी है, वो मैं ले लूं? नहीं चिंकी, तुम इनमें से कोई भी गुड़िया ले सकती हो, लेकिन वो नहीं। क्यों नानी माँ, मैं वो गुड़िया क्यों नहीं ले सकती? वो गुड़िया बहुत ही खास है चिंकी, तुम कभी भी उसे मत लेना, ठीक है? मेरे पास इससे भी सुंदर गुड़िया है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। चिंकी की नजर उस कांच में संदूक में पड़ी गुड़िया पर ही अटक गई थी, पर क्योंकि नानी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उसने उस संदूक को खोला नहीं। नानी माँ, वो संदूक वाली गुड़िया में ऐसा तो क्या खास है? चिंकी, वो गुड़िया बहुत खास है, इतनी खास कि कोई भी उसे नहीं छू सकता, और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो गुड़िया नाराज हो जाती है। फिर उसे मनाते कैसे है नानी माँ? फिर वो तभी मानती है जब उसकी पसंदीदा ड्रेस उसको पहनाई जाती है। अच्छा, मुझे भी जब मेरी पसंद की ड्रेस मिलती है तो मैं खुश हो जाती हूँ नानी माँ। हाँ, इसीलिए तुम उस खास गुड़िया को कभी भी संदूक से बाहर मत निकालना, ठीक है? ठीक है नानी माँ। कौशल्या ने चिंकी को समझा तो दिया, लेकिन चिंकी का मन अब भी उस गुड़िया पर ही अटका हुआ था। और जब वो रात को सो रही थी, नानी माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, कहीं अंधेरे में किसी चीज से टकरा मत जाना। जी नानी माँ। चिंकी पानी पीने रसोई में आती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? चिंकी पास आकर देखती है तो वो संदूक वाली गुड़िया वहाँ खड़ी होकर हंस रही थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, पर नानी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मुझे मना किया है। पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। नानी माँ ने तुम्हें बंद करके रखा था ना, तुम बाहर कैसे आई? मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आ गई तो मैं चली आई। मैं तुम्हारी ये ड्रेस ले लूं? चिंकी उस गुड़िया से बात ही कर रही थी कि उसकी नानी माँ वहाँ आ जाती है। चिंकी, इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नानी, वो गुड़िया से बात कर रही हूँ। कौन सी गुड़िया? अरे, अभी तो यही थी वो संदूक वाली गुड़िया। चिंकी, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? वो तो संदूक में कैद है, यहाँ कैसे आ सकती है? पर वो यहाँ आई थी नानी माँ, मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। तुम हर वक्त उस गुड़िया के बारे में सोच रही होती हो ना, इसीलिए तुम्हें कोई सपना दिखा होगा। चलो, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, सो जाओ। हाँ, आप सही कह रही हैं नानी माँ, मैं कोई सपना ही देख रही होंगी। कौशल्या चिंकी को ले जाती है और दोनों सो जाती हैं। उसके बाद से चिंकी को कभी भी वो गुड़िया नहीं दिखी। शायद ये चिंकी का सपना ही था, क्योंकि वो उसे पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद चिंकी के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिंकी, नानी माँ का फोन है, लो बात कर लो। नानी माँ, कैसी हैं आप? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि नानी माँ के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, अब जब कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करूंगी। चिंकी को नहीं पता था कि वो एक आखिरी बार अपनी नानी से बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद चिंकी की नानी की मौत हो जाती है और चिंकी अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आती है। माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही नानी माँ के पास रहने चली आती। अब होनी को कौन टाल सकता है, इसीलिए तो हमने फैसला किया है कि हम कुछ दिन यहाँ रहकर माँ का ये। माँ, हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं, यहाँ नानी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, जब तक कोई ये घर खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रुकेंगे। चिंकी अपनी नानी माँ के साथ बिताई यादों को ताजा करते हुए उनकी चीजों को देख रही थी, जहाँ उसे नानी माँ के कमरे में कांच के संदूक में रखी हुई वो गुड़िया दिखती है। अच्छा, तो तुम अभी तक यही हो? कैसी हो तुम? तुम्हें पता है, मैं बचपन में तुम्हारे सपने देखा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो मेरे पास। कितनी पागल थी मैं। चिंकी, चलो खाना खा लो। हाँ माँ, आई। चलो तुम यहाँ आराम करो, मैं चली। चिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है जाने के लिए तो कोई उसे पीछे से आवाज देता है। चिंकी, ये किसकी आवाज थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? चिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, आ रही हूँ बस। चिंकी आगे बढ़ने वाली होती है कि कोई उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ तो कोई नहीं, फिर मुझे धक्का किसने दिया? शायद मैं ही जल्दी जल्दी में गिर गई होंगी। चिंकी के साथ जो हो रहा था वो उसे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन उस रात उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंकी, चिंकी, देखो मैं आ गई। कौन है वहाँ? मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुमने पिछली बार भी मुझसे दोस्ती नहीं की थी, तो तुम यहाँ? तुम बोल कैसे? मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी दोस्त बनना है। आओ आओ, मुझसे दोस्ती करो। माँ, पापा, माँ। चिंकी की आवाज सुनकर उसके माता पिता दूसरे कमरे से दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम चिल्ला क्यों रही हो?
माँ वो गुड़िया यहाँ आई थी, अभी मुझसे बात कर रही थी। कौन सी गुड़िया, कहाँ है? माँ वो अभी यही थी मेरे सामने, उसकी डरावनी आवाज वो माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ तो कोई नहीं। नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं था, वो सच में यहाँ आई थी। चिंकी, यहाँ कोई नहीं, मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ। चिंकी को यकीन था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि उसके साथ ये चीज पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब इस भूतिया गुड़िया से कैसे छुटकारा पाना है। चिंकी, आज एक परिवार इस घर को देखने आ रहा है। ठीक है माँ। रेवती, वो लोग आ गए हैं, आइए प्लीज आइए। जी, मेरा नाम चेतन है, ये है मेरी पत्नी आशा और हमारी बेटी मीठी। ये तो बहुत प्यारी है, आप घर देख लीजिए। चेतन और उसका परिवार घर देख रहा था, तभी मीठी उस कमरे में चली जाती है जहाँ वो गुड़िया रखी हुई थी, और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? पापा, वो गुड़िया भी हंस रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। नहीं पापा, आप यहाँ से चलिए, ये गुड़िया मुझसे अभी मेरी ड्रेस मांग रही थी। जी, मुझे भी यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेतन और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है, और तब रेवती और कमल को यकीन होता है कि चिंकी सच कह रही थी। इसका मतलब सच में ये एक भूतिया गुड़िया है। हाँ माँ, तभी नानी माँ ने इसे संदूक में बंद रखा था। पर अब इससे पीछा कैसे छुड़ाना है? नानी माँ ने मुझसे कहा था कि ये जब रूठ जाती है तो इसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ती है। इसे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, अगर हम इसके कपड़े जला दे तो शायद ये यहाँ से चली जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब इसके अलावा। चिंकी उस गुड़िया के कपड़े उतार देती है और उसे जलाने के लिए जैसे ही माचिस लेती है तो उस गुड़िया के कमरे में अचानक आग लग जाती है। चिंकी, इस गुड़िया को छोड़ो और यहाँ से चलो, हमें खुद को बचाना होगा। चिंकी और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। उन्होंने उस भूतिया गुड़िया को फिर कभी नहीं देखा और ना ही वो लौटकर कभी इस घर में आए।